नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 6 जनवरी 2021 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। दो इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे हिंदू के, एक इंडिया यूके रिलेशंस और दूसरा डिजास्टर मैनेजमेंट। तीसरा इशू हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का, सी राजा मोहन का आर्टिकल है, अच्छा है। और इसके बाद लास्ट में एथिक्स का एक छोटा सा पोर्शन एथिकल डिलेमा से संबंधित हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया की एंगेजमेंट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सी राजा मोहन के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। क्या कंटेस्ट है? देखो, 8वीं बार इंडिया यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बना और कोल्ड वार के ख़त्म होने के बाद तीसरी बार इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बना। कोल्ड वार के ख़त्म होने के बाद 1991-92 में इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बना और इसके बाद 2011-12 में 7वीं बार इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बना। देखो, लेकिन अब हालात पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं। अब इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हो गए हैं और इंडिया के जो इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं वो भी बदल गए हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जितनी गहरी दोस्ती आज इंडिया की यूएसए के साथ है उतनी गहरी दोस्ती पहले नहीं थी। इसके अलावा इंडिया का एटीट्यूड भी पहले रिएक्टिव हुआ करता था लेकिन अब ज़्यादा प्रोएक्टिव हुआ है। डिफरेंस क्या है रिएक्टिव और प्रोएक्टिव के बीच? सिंपल एग्जांपल देखिए। प्रोएक्टिव देखो, अगर आपको पता है एग्ज़ाम से पहले जल्दी से जल्दी रिवाइज करने में दिक्कत आएगी और इस सिचुएशन को भांप कर आप पहले से ही छोटे नोट्स बनाने लगते हो या फिर बुक में नोट्स में हाईलाइट करने लगते हो ताकि अंतिम समय में एग्जाम से पहले जल्दी से जल्दी रिवाइज किया जा सके, तो ये तो हुआ प्रोएक्टिव अप्रोच। लेकिन मान लीजिए जब एग्जाम टाइम नज़दीक आ गया और आपको लगने लगा है कि रिवाइज ही नहीं हो पा रहा है, बहुत सारी दिक्कत आ रही है, तब जाके आप कुछ स्टेप्स उठाते हो। एक्चुअल में आपको दिक्कत आनी स्टार्ट हो गई है और उस समय आपने कुछ स्टेप उठाना स्टार्ट किया, पता नहीं आप स्टेप उठा भी पाओगे या फिर नहीं उठा पाओगे क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। तो ये है रिएक्टिव अप्रोच। प्रोएक्टिव अप्रोच में पहले से खतरे को भांप कर स्टेप ले लिए जाते हैं, जबकि रिएक्टिव अप्रोच में जब दिक्कत आना स्टार्ट होती है, जब कोई घटना घटित हो जाती है, उसके बाद स्टेप्स लिए जाते हैं। तो देखो, राइटर ये सजेस्ट करते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया की जो एंगेजमेंट है, इंडिया 8वीं बार जो नॉन परमानेंट मेंबर बना है, इंडिया की एंगेजमेंट ज़्यादा पर्पसफुल होनी चाहिए और ज़्यादा प्राग्मेटिक होनी चाहिए। पर्पसफुल का क्या मतलब है कि मतलब इंडिया के देखो जो ब्रॉडर नेशनल गोल्स हैं कि इंडिया को एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है या फिर इंडिया को अपनी सिक्योरिटी इंश्योर करनी है, जो कुछ भी ये इंडिया के गोल्स हैं ये इंटीग्रेट होनी चाहिए जिस प्रकार से इंडिया बिहेव करेगा सिक्योरिटी काउंसिल में। यानी सिक्योरिटी काउंसिल में जैसे इंडिया एंगेज करेगा, इससे इंडिया के नेशनल गोल्स सर्व होने चाहिए, तभी इंडिया की जो ये नॉन परमानेंट मेंबरशिप है 8वीं, ये पर्पसफुल साबित होगी, कुछ फायदे की साबित होगी। नेक्स्ट, प्रैग्मेटिज्म। इसलिए अब देखो, ऐसा नहीं कि इंडिया बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस गोल्स रख ले कि हाँ इंडिया 8वीं बार नॉन परमानेंट मेंबर बन गया है, अब तो इंडिया बहुत कुछ कर देगा। इंडिया को प्रैग्मेटिक रहना चाहिए कि क्या कुछ किया जा सकता है, क्या कुछ नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस गोल इंडिया अपना ले। जैसे आप ऐसा गोल अपना लो कि मैं 3 घंटे के अंदर लक्ष्मीकांत खत्म कर दूंगा या फिर कर दूंगी, ये ओवर एम्बिशियस गोल है। हाँ, एग्जाम टाइम में तो करना पड़ेगा, मतलब कल पेपर है तो हो सकता है 3 घंटे में भी आप कर दो, लेकिन कोई पहली बार कर रहा है उससे ये उम्मीद करना कि 1 दिन में या फिर 3 घंटे में खत्म हो जाएगी, नहीं। इसके बाद आर्टिकल में ये बताया जाता है कि 1991-92 में जब इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर बना था तो उस समय क्या सिचुएशन थी। उस समय देखो, यूएसएसआर का अभी अभी डिसइंटीग्रेशन हुआ था, रशिया वेस्ट की तरफ देख रहा था अपनी रिश्ते मजबूत बनाने के लिए और चाइना का फोकस भी अपनी घरेलू प्रॉब्लम पर था, अपनी इकोनॉमी को ओपन कर रहा था चाइना। इंडिया के पास भी रीजंस थे कि इंडिया ज़्यादा ना बोले, थोड़ा इनएक्टिव रहे, थोड़ा दब के रहे। क्यों? क्योंकि देखो, उस समय इंडिया बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहा था। जैसे पंजाब में भी सिचुएशन पूरी तरह से नॉर्मलाइज नहीं हुई थी, कश्मीर में मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और इकोनॉमिक क्राइसिस काफ़ी गहरे थे। तो इस सिचुएशन में इंडिया भी कुछ खास एक्टिव था नहीं सिक्योरिटी काउंसिल में। और
चूंकि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, यूएसएसआर इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड था, तो इंडिया को अब अपनी फॉरेन पॉलिसी नए सिरे से सोचनी थी, क्योंकि इंडिया का एक अहम मित्र जा चुका था, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो चुका था। एक प्रकार से उस समय वर्ल्ड ऑर्डर यूनिलेटरल हो गया था। एकमात्र बड़ी पावर बचा था यूएसए, जो कि अपनी मनमानी कर रहा था अपने यूरोपियन एलाइज के साथ मिलके, यानी वेस्टर्न कंट्रीज का बोलबाला था। उस समय इंडिया का मेन फोकस इसी पर था कि ऐसा ना हो जाए कि सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ ऐसा रेजोल्यूशन अडॉप्ट कर लिया जाए कश्मीर सॉल्यूशन से संबंधित या फिर न्यूक्लियर इशू से संबंधित, जो कि इंडिया के इंटरेस्ट के विरुद्ध हो। तो मेन तो इंडिया का फोकस इसी चीज पर था कि ऐसा ना हो भैया। तो ये तो हमने बात की 1991-92 की। इसके बाद अगर हम बात करें 2011-12 में, इंडिया 7वीं बार सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बना 2011-12 में। उस समय हालात देखो ये थे, रशिया रिवाइव हो चुका था। पुतिन ने सत्ता में आने के बाद रशिया को फिर से रिवाइव करने की एक मुहिम छेड़ी थी कि जो ग्लोरी यूएसएसआर की थी, जो इज्जत यूएसएसआर की थी, वही ग्लोरी हम फिर से रशिया की हासिल करेंगे। यानी नेशनलिज्म का नाम पर पुतिन ने सत्ता हासिल कर ली थी और रशिया को रिवाइव करने में पुतिन लगे हुए थे। चाइना भी काफी ज्यादा राइज हो चुका था 2011-12 में। इवन इंडिया भी थोड़ा कम ही डिफेंसिव था एज कंपेरिजन टू 1991-92। क्यों? क्योंकि देखो नई शताब्दी के पहले दशक में इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट काफी हाई रही थी, तो इंडिया में भी एक कॉन्फिडेंस आ गया था, जबकि यूएस की पावर पहले के अपेक्षाकृत कम हुई थी। इसके बाद बात करें अब क्या हालात हैं, यानी 2021-22 के लिए इंडिया मेंबर रहेगा। अब क्या हालात हैं आज के समय में? देखो यूएसए, चाइना और रशिया के बीच, मतलब चाइना और रशिया एक तरफ है, यूएसए दूसरी तरफ है, इनके बीच डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। और चाइना तो ग्रेट पावर अब बन गया है, सुपर पावर अभी भी नहीं बना है यूएसए को रिप्लेस करके, लेकिन चाइना की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और चाइना लगातार यूएसए को चैलेंज कर रहा है। ये इनके बीच में एक अलायंस भी देखने को मिल रहा है रशिया और चाइना के बीच। रशिया चाइना के बहुत ज़्यादा करीब चला गया है। इसके साथ साथ यूएसए के भी अपने यूरोपियन एलाइज के साथ डिफरेंसेस देखने को मिले कुछ इश्यूज पर, जैसे ईरान के इशू पर, नाटो के इशू पर। वो बात देखो अलग है कि ट्रंप के कारण ये डिफरेंसेस देखने को मिले, और बाइडन अब जब यूएसए के प्रेसिडेंट होंगे तो वो अपने यूरोपियन मित्र देशों के साथ में रिश्ते फिर से सुधारने की कोशिश करेंगे, लेकिन एकदम से सारे इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाएंगे ऐसी भी संभावना नहीं है। इंडिया की बात करें, अब इंडिया यूएसए के ज़्यादा करीब दिखता है। रशिया के साथ इंडिया के रिलेशंस पहले जैसे नहीं रहे हैं, कुछ इश्यूज को लेकर खटास है। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो इंडिया की अब जो एंगेजमेंट स्टार्ट होगी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के साथ, तो इंडिया के 5 ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाए। देखो वैसे तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का स्ट्रक्चर इस प्रकार से है कि जब 5 परमानेंट मेंबर्स किसी इशू को लेकर राजी होते हैं तभी उस इशू पर कोई एक्शन लिया जा सकता है। अगर 5 में से एक भी परमानेंट मेंबर किसी इशू को लेकर अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर लेता है तो फिर उस इशू पर एक्शन नहीं लिया जा सकता यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। और अब तो जैसा आपको पता है, ग्रेट पावर्स के बीच बहुत जबरदस्त राइवलरी चल रही है। एक तरफ चाइना रशिया, दूसरी तरफ यूएसए, यूके, फ्रांस। तो फिर क्या ऐसी सिचुएशन में सिक्योरिटी काउंसिल इफेक्टिव होकर काम कर सकेगी? राइटर कहते हैं, देखो इस सिचुएशन में भी इंडिया के पास एक स्कोप होगा बड़ा रोल प्ले करने का, क्योंकि देखो सिक्योरिटी काउंसिल में जब मेंबर्स बैठते हैं 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स और 5 परमानेंट मेंबर्स, तो आपस में चर्चा होती है वेरियस इश्यूज पर। जैसे एग्जांपल दिया जाता है, जब देखो कोल्ड वार चल रहा था तो एक तरफ यूएसए और यूएसएसआर के बीच बहुत जबरदस्त मतलब नफरत थी, लेकिन बावजूद इसके कुछ इश्यूज को लेके इनके बीच में कोऑपरेशन देखने को मिला सिक्योरिटी काउंसिल में। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का इशू। उसी प्रकार से आज बेशक यूएसए और चाइना के बीच नफरत है काफी ज्यादा, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल में फिर भी कुछ इश्यूज को लेके कोऑपरेशन देखने को मिल सकता है। लेकिन इंडिया जैसे देशों को यह इंश्योर करना होगा कि चाइना और यूएसए के बीच कोऑपरेशन उनके इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करके ना हो।
मतलब ऐसा कुछ ना हो कि इंडिया जैसे देशों के जो इंटरेस्ट हैं उनको नुकसान पहुंचा के इन देशों के बीच में आपस में कोऑपरेशन हो। सेकंड ऑब्जेक्टिव जिस पर इंडिया को काम करना है कि सिक्योरिटी काउंसिल को और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए। देखो, काफ़ी समय से इंडिया इसके लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन एक तरफ कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो पैसिमिस्टिक हैं, जो बोलते हैं अरे भैया कुछ नहीं होने वाला है, चाइना मानेगा ही नहीं कभी कि हाँ जापान और इंडिया को मेंबरशिप दे दी जाए सिक्योरिटी काउंसिल में। परमानेंट मेंबरशिप की हम बात कर रहे हैं। जब चाइना मानेगा ही नहीं फिर क्यों व्यर्थ में एनर्जी अपनी वेस्ट की जाए। लेकिन कुछ दूसरे साइड के एक्सपर्ट्स जो कि ऑप्टिमिस्टिक हैं कि इंडिया को कैंपेन चलाते रहना चाहिए ब्राज़ील, जर्मनी और जापान के साथ मिलके कि सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपेंड किया जाए। इससे इंटरनेशनल प्रेशर जरूर क्रिएट किया जा सकता है। इसके बाद तीसरा ऑब्जेक्टिव, देखो अभी इंडिया के पास और कोई चारा नहीं है कि चाइना की बढ़ती हुई शत्रुता से डील करना। चाइना जो अभी इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा बैर रख रहा है, इससे इंडिया को डील करना ही होगा। जब देखो 1991-92 में इंडिया मेंबर बना था सिक्योरिटी काउंसिल का, तो उस समय इंडिया काफ़ी सारे इश्यूज़ पर चाइना से कोऑपरेट कर रहा था, क्योंकि उस समय चाइना इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था। तो चाइना और इंडिया मिल के मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहते थे। लेकिन अब तो वर्ल्ड जो है वो यूनिपोलर बनता जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा पोल होगा चाइना। तो अब चाइना से इंडिया को खतरा है। स्टैंड ऑफ अभी भी मौजूद है इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर पर। वैसे सीनियर इंडियन ऑफिशियल्स का ये कहना है कि इंडिया चाइना के साथ काम करता रहेगा ओपन माइंड से, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स इस पर डाउट रेज करते हैं। वो कहते हैं चाइना पिछले कुछ समय से सिक्योरिटी काउंसिल का इस्तेमाल करके इंडिया को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कश्मीर के इशू पर इंडिया को घेरने की कोशिश की गई सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना के द्वारा। जब भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इशू पर पाकिस्तान के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करने की बारी आती है, तो फिर चाइना पाकिस्तान का साथ देता है और पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करता है। इवन न्यूक्लियर फ्रंट पर चाइना एनएसजी का मेंबर इंडिया को नहीं बनने दे रहा है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, देखो इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल के अपने इस 2 साल के कार्यकाल का इस्तेमाल करना चाहिए यूरोपियन पार्टनर जैसे कि फ्रांस और जर्मनी के साथ रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए, ना सिर्फ सिक्योरिटी के क्षेत्र में बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी। इसके साथ साथ ब्रिटेन जो कि अब यूरोपियन यूनियन को छोड़ चुका है, ब्रिटेन के साथ रिश्ते और ज़्यादा मजबूत बनाने का और कोऑपरेशन को और ज़्यादा इंक्रीज करने का मौका होगा सिक्योरिटी काउंसिल में कोऑपरेशन को इंश्योर करके। नेक्स्ट, रशिया। वैसे तो देखो रशिया चाइना के काफ़ी ज़्यादा करीब चला गया है, बट सिक्योरिटी काउंसिल के प्लेटफॉर्म की सहायता से रशिया के साथ भी कोऑपरेशन होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। सबसे लास्ट ऑब्जेक्टिव ये है, देखो इंडिया के जो ट्रेडिशनल पार्टनर हैं ग्लोबल साउथ के कंट्रीज, ग्लोबल साउथ में कौन से देश आते हैं? ग्लोब अगर आप देखोगे तो ये नीचे वाले जो देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या फिर लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं या फिर पुअर कंट्रीज हैं, ये सब आते हैं ग्लोबल साउथ में। तो कम से कम 2 सब ग्रुप्स हैं ग्लोबल साउथ के जिनकी आवाज़ को इंडिया को उठाना चाहिए, जिनके लिए लीडरशिप रोल इंडिया को प्ले करना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में। जैसे देखो एक तो सब ग्रुप हैं छोटे छोटे आइलैंड स्टेट्स हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण इनकी जो एग्जिस्टेंस है वही खतरे में आ गई है। जैसे जैसे समुद्र में पानी का लेवल बढ़ेगा, इन आइलैंड स्टेट्स के डूबने का खतरा और ज़्यादा गहरा होगा। इसके साथ दूसरा जो सब ग्रुप है वो है अफ्रीका। अफ्रीका, देखो सिक्योरिटी काउंसिल में 60% जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अफ्रीका से संबंधित होते हैं, 70% रेजोल्यूशन अफ्रीका से संबंधित होते हैं और आधी यूएनएससी की जो मीटिंग्स होती हैं वो अफ्रीका से संबंधित होती हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में 3 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं अफ्रीका के, अभी फिलहाल हैं कीनिया, नाइजर और ट्यूनीशिया। रेगुलर कंसल्टेशन भी होता रहता है सिक्योरिटी काउंसिल के बीच और दूसरी तरफ पीस एंड सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ अफ्रीकन यूनियन के बीच है। तो इंडिया को अपने इस 2 साल के कार्यकाल का इस्तेमाल करना चाहिए अफ्रीका और छोटे छोटे आइलैंड स्टेट्स के कंसर्न्स को रेज करके, ताकि इन सब ग्रुप्स को भी लगे कि इंडिया जो है हमारा सच्चा मित्र है, इंडिया हमारा साथी है। तो इंडिया अपनी गुडविल जनरेट कर सकता है और ज़्यादा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया की एंगेजमेंट किस प्रकार की होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया यूके रिलेशंस के बारे में। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इस बार 26
जनवरी के मौके पे जो परेड आयोजित होती हैं उसमें हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को इनवाइट किया गया था। लेकिन वो बात अलग है कि कोविड-19 का एक नया स्ट्रेन काफ़ी स्प्रेड हो चुका है यूके में, जिसकी वजह से यूके में लॉकडाउन लग चुका है पूरी तरह से, यानी कोविड-19 के क्राइसिस जो हैं काफ़ी सीरियस हैं अभी फिलहाल यूके में, जिस वजह से बोरिस जॉनसन ने 26 जनवरी के मौके पर आने से इनकार कर दिया है। हालांकि राइटर तो क्रिटिसाइज करते हैं, राइटर कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी के कुछ फैसले फॉरेन पॉलिसी से संबंधित काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहे, जैसे कि शपथ लेने के बाद 2014 में शपथ लेने के मौके पर जो हमारे पड़ोसी देश हैं यानी सार्क के मेंबर कंट्रीज हैं उनको इनवाइट किया गया, ये काफ़ी अच्छा फैसला था। इसके अलावा एकदम से पाकिस्तान की यात्रा पर गए थे 2015 में प्रधानमंत्री मोदी, ताकि पाकिस्तान के साथ रिश्तों को सुधारा जा सके, वो भी अच्छा फैसला था। लेकिन कुछ फॉरेन पॉलिसी संबंधित फैसले जो हैं उनको आप क्रिटिसाइज कर सकते हो ऑब्जेक्टिविटी के आधार पर, जैसे नमस्ते ट्रंप। देखो यूएसए में इलेक्शन चल रहे थे और नमस्ते ट्रंप जैसी इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना, इससे तो साफ साफ ये संकेत गया कि इंडिया चाहता है ट्रंप राष्ट्रपति बने, लेकिन अब बन गए हैं बाइडन। तो ऐसा इंडिया को नहीं करना चाहिए, इंडिया को किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को नहीं सपोर्ट करना चाहिए। तो इससे दूसरा कैंडिडेट अगर जीत जाता है तो फिर रिश्ते के खटाई में पड़ने की संभावना पैदा हो जाती है। इसके बाद राइटर कहते हैं बोरिस जॉनसन को इनवाइट करना 26 जनवरी के मौके पर यह भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल डिसीजन ही है। राइटर कहते हैं देखो बोरिस जॉनसन को यूके में एक जोकर की तरह माना जाता है, मतलब ये लाइन लिखी है राइटर ने, लेकिन आप आंसर में मत लिखिएगा। जैसे ट्रंप का करैक्टर है थोड़ा वैसा ही बोरिस जॉनसन का करैक्टर है यूके में। इन्होंने ब्रेक्जिट का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था, ब्रेक्जिट का सपोर्ट करने से इनको पॉपुलैरिटी हाथ लगी। उसके बाद इन्होंने थेरेसा मे जो पहले यूके की प्रधानमंत्री थी उनके खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। थेरेसा मे ने प्रॉमिस किया था कि मैं ये इंश्योर करूंगी कि ब्रेक्जिट जो हो बिल्कुल फ्रिक्शन फ्री हो, यानी ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन के बीच किसी प्रकार का फ्रिक्शन ना पैदा हो। और अभी बोरिस जॉनसन ने कैसा ब्रेक्जिट डिलीवर किया है, अभी देखो यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन के बीच टैरिफ फ्री और कोटा फ्री ट्रेड पर तो सहमति बनी है, लेकिन अभी यूके की जो सोच है वो ये है कि हमारे पैसों पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, यूके के बॉर्डर पर यूके का कंट्रोल होना चाहिए, यूके के लॉ पर, यूके के ट्रेड पर, यूके के फिशिंग वाटर पर यूके का कंट्रोल होना चाहिए। पहले देखो इन सब चीज़ों पर पूरी तरह से यूके का कंट्रोल नहीं था क्योंकि यूके यूरोपियन यूनियन का पार्ट था। देखो ब्रेक्जिट एक ऐसा इशू है जिसने ब्रिटेन को भी काफ़ी ज़्यादा डिवाइड किया। स्कॉटलैंड के लोग नहीं चाहते थे कि ब्रेक्जिट हो, इवन नॉर्दर्न आयरलैंड में भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते थे कि ब्रेक्जिट हो। तो इन रीजन्स में अब माहौल ऐसा है कि ब्रेक्जिट के अगेंस्ट वाला माहौल है। ब्रेक्जिट अब हो चुका है तो कुछ लोग नाराज हैं स्कॉटलैंड में और नॉर्थ आयरलैंड में। तो मतलब ब्रेक्जिट से यूके जो है वो और ज़्यादा डिवाइड हुआ है। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है देखो वैसे यूके और इंडिया के बीच इस साल काफ़ी कोऑपरेशन होगा। G7 का समिट यूके के द्वारा होस्ट किया जाएगा और उस समय इंडिया को इनवाइट किया जाएगा इस समिट में हिस्सा लेने के लिए। यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस भी यूके के द्वारा होस्ट की जाएगी जिसमें भी इंडिया हिस्सा लेगा। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है देखो अगर पिछले कुछ सालों पर हम नज़र डालें कि कौन से देश के प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया गया है 26 जनवरी के मौके पर, तो आपको ये एहसास होगा कि इंडिया की जो चॉइस है ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज़ पर है। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ के प्रीमियर्स को हमने ज़्यादा इनवाइट किया है पिछले कुछ सालों में 26 जनवरी के मौके पे। जैसे यूएस के राष्ट्रपति ओबामा को इनवाइट किया गया 2015 में, फ्रांस के राष्ट्रपति को 2016 में, और यूएई के क्राउन प्रिंस को 2017 में, आसियान लीडर्स को 2018 में, साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा को 2019 में, और मिस्टर बोल्सोनारो को 2020 में, मिस्टर जॉनसन को 2021 में। मतलब ये सारे जो कंट्रीज़ हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज़ नहीं हैं लेकिन वेस्टर्न कैंप में आते हैं।
मतलब यूएसए और यूएसए के एलाई कंट्रीज के कैंप में आते हैं ये सारे देश जिनके प्रीमियर्स को इंडिया ने पिछले कुछ सालों में 26 जनवरी के मौके पर चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया है। इसके बाद बात की जाती है इंडिया यूके रिलेशंस की। देखो, प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में यूके में विजिट किया था और 6 मेजर एग्रीमेंट साइन हुए थे, लेकिन अभी तक उनका असेसमेंट नहीं हुआ है कि उन एग्रीमेंट को किस हद तक इंप्लीमेंट किया गया है। तो डिप्लोमेसी में देखो, कंटेम्प्रेरी डिप्लोमेसी में खासकर होना तो ये चाहिए, अगली जो ट्रीटीज हों वो पुरानी ट्रीटीज के ऊपर ही हों, उनको ध्यान में रखकर ही हो, यानी नई ट्रीटीज, नए एग्रीमेंट्स पुराने एग्रीमेंट्स के ऊपर सुपर इम्पोज हों। बेशक पुराने एग्रीमेंट्स पर अभी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। इसके बाद पॉइंट दिया जाता है, देखो ब्रिटेन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा था कि बोरिस जॉनसन को इंडिया के द्वारा इन्वाइट करना, क्योंकि ब्रिटेन अभी यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ है, तो ये तो ब्रिटेन के हित में है कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों के साथ संबंधों को और ज़्यादा मजबूत बनाया जाए और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जाए। तो वो एशियन कंट्रीज जिनकी इकोनॉमी की हाल फिलहाल में जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रही है, उनके साथ ट्रेड इंक्रीज करना ये यूके के हित में है। लेकिन इंडिया की बात करें, वैसे देखो इंडिया यूरोपियन यूनियन के साथ 2007 से ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की कोशिश कर रहा है। काफ़ी राउंड्स की नेगोशिएशन हो चुकी है, लेकिन अभी तक इंडिया यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं साइन कर सका था। काफ़ी सारे इश्यूज को लेके विवाद था और विवाद में ज़्यादा जो कंसर्न्स थे वो ब्रिटेन के ही थे, लेकिन अब ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो चुका है। किन इश्यूज को लेके विवाद था इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच? देखो, यूरोपियन यूनियन ये चाहता था इंडिया से कि इंडिया ड्यूटी रिड्यूस करे ऑटो पार्ट्स जो इंपोर्ट होते हैं यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज से, वाइन्स, स्पिरिट्स, ये सब चीज़ें जो इंडिया में इंपोर्ट होती हैं इन पर लगने वाली ड्यूटी को कम किया जाए। इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन ये चाहता था कि अकाउंटेंसी, मैरीटाइम, सिक्योरिटी, रिटेल, इंश्योरेंस, पोस्टल, लीगल, फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, इन सब सेक्टर्स को इंडिया ज़्यादा ओपन करे, यानी इन सब सेक्टर्स में यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज से अगर इन्वेस्टमेंट आती है तो वो आसानी से आए, ऐसा यूरोपियन यूनियन चाहता था। जबकि इंडिया के कंसर्न ये थे, इंडिया चाहता था, क्योंकि इंडिया के पास ह्यूमन रिसोर्स काफ़ी ज़्यादा है, इंडिया चाहता था कि इंडिया से अगर सर्विस प्रोफेशनल्स यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज में काम करने के लिए जाना चाहते हैं तो उनको आसानी से वीज़ा मिल जाए। तो इन इश्यूज को लेके विवाद थे, विवाद अभी भी हैं, क्योंकि अभी भी किसी प्रकार का कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन के साथ नहीं साइन हुआ है। बल्कि देखो, अब तो इंडिया जब ब्रिटेन से अलग से डील करेगा तो ब्रिटेन के साथ डील करने में भी ये इश्यूज इंडिया को फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि इंडिया और ब्रिटेन जो है दोनों की एक्सपोर्ट प्रोफाइल सेम है, दोनों कंट्रीज सर्विस ओरिएंटेड हैं, तो इसलिए दिक्कत आती है। अब देखो, दोनों चीज़ सेम ही एक्सपोर्ट, दोनों देश सेम चीज़ को अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो कंपटीशन तो होगा ही ना। इंडिया ब्रिटेन से ये मांग करेगा कि अब इंडिया के वर्किंग प्रोफेशनल्स को आसानी से आने दिया जाए ब्रिटेन में, यानी उनको वीज़ा संबंधित ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस का सामना ना करना पड़े। लेकिन ब्रिटेन बोलेगा कि देखो, हमने यूरोपियन यूनियन से अलग होकर एक नया पॉइंट बेस्ड सिस्टम अपनाया है इमिग्रेंट्स के लिए, उसको फॉलो करना होगा। देखो, इंडिया ने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं साइन किया, तो इंडिया काफ़ी ज़्यादा सावधान रहेगा नए ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए विभिन्न देशों के साथ। हम देखो, आरसीपी में इंडिया का मेन कंसर्न क्या था? आरसीपी में बाकी जो मेंबर कंट्रीज कह रहे थे कि सभी देशों का आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होना चाहिए, यानी सेम ड्यूटी पर, यानी या फिर बिना ड्यूटी पर आपस में ट्रेड हो। लेकिन इंडिया का कंसर्न ये था कि भैया, हम सिंगापुर के साथ तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेंगे, लेकिन चाइना के साथ कैसे? चाइना का जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी तो फ्लडिंग आ जाएगी इंडिया की मार्केट में, तो इसको लेके इंडिया के कंसर्न्स थे। दूसरी तरफ इंडिया के कंसर्न्स थे रूल ऑफ ओरिजिन को लेके। मान लीजिए कि इंडिया का चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं है, तो कोई माल पहले चाइना से आता है सिंगापुर में और सिंगापुर से आता है फिर इंडिया में, तो इनडायरेक्टली तो फिर चाइना का माल ही इंडिया में पहुंच गया ना, और वो भी बिल्कुल ना बराबर ड्यूटी पे या फिर बिना किसी ड्यूटी पे। तो इंडिया का ये भी कहना था कंट्री ऑफ ओरिजिन को ध्यान में रखते हुए ट्रेड हो, कि माल जो प्रोड्यूस हुआ है, मैन्युफैक्चर हुआ है, वो कौन से देश में हुआ है। अगर चाइना में हुआ है तो कम से कम आप थोड़ा तो वैल्यू एडिशन करो ना। ऐसा नहीं कि चाइना से लेके आपने सीधा सीधा इंडिया को दे दिया, तो फिर तो चाइना के माल की इंडिया में फ्लडिंग आ जाएगी, और चाइना के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है भी नहीं, तो भी इससे अच्छा तो फिर हम चाइना के साथ ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लें। इसलिए रूल ऑफ ओरिजिन को ध्यान में रखते हुए ट्रेड होना चाहिए।
इसको लेके इंडिया अब काफ़ी ज़्यादा सावधान है नए ट्रेड एग्रीमेंट जब इंडिया करेगा उनमें। और देखो वैसे राइटर ये भी बोलते हैं कोई पूरी तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया का यूके के साथ साइन होगा इसकी संभावना कम है। कोई लिमिटेड एग्रीमेंट साइन हो सकता है कुछ सेक्टर्स में कोऑपरेशन के लिए, जैसे फार्मास्यूटिकल, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, केमिकल्स, डिफेंस कोऑपरेशन, पेट्रोलियम, फूड प्रोडक्ट्स, इनमें ज़्यादा कोऑपरेशन की संभावना है। तो एक लिमिटेड सा एग्रीमेंट इंडिया और यूके के बीच साइन हो सकता है। इसके अलावा देखो वैसे इंडिया और यूके के बीच रिलेशंस तो काफ़ी ज़्यादा सब्सटेंशियल हैं। ऑलमोस्ट 15 लाख लोग इंडियन ओरिजिन के यूके में रहते हैं और उनमें से 15 तो यूके में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, 3 यूके की कैबिनेट में शामिल हैं, जिनमें से 2 बड़े पदों पे हैं, एक फाइनेंस मिनिस्टर हैं, एक होम मिनिस्टर हैं। कोविड-19 से पहले हर साल ऑलमोस्ट 5 लाख लोग इंडिया से जाते थे ब्रिटेन में घूमने के लिए और इससे दुगनी संख्या में लोग आते थे यूके से इंडिया में। अभी देखो 30,000 जो स्टूडेंट्स हैं वो यूके में रह के पढ़ाई कर रहे हैं। उनको पता है कि ग्रेजुएशन के बाद एम्प्लॉयमेंट की संभावना कम है, लेकिन फिर भी वो यूके में विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। ब्रिटेन देखो इंडिया में इन्वेस्ट करने वाले बड़े कंट्रीज़ में से एक है, जबकि इंडिया भी यूके में दूसरा सबसे बड़ा इन्वेस्टर है और एक मेजर जॉब क्रिएटर है इंडिया यूके में। अच्छा खासा ट्रेड होता है इंडिया का यूके के साथ। तो इस प्रकार से हमने बात की इंडिया यूके रिलेशंस के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो हाल ही में यूपी में मुरादानगर में एक काफ़ी दुखद घटना हुई। वहाँ पर शमशान घाट जिसे हाल ही में बनाया गया था, उस शमशान घाट की छत गिर गई जिसकी वजह से 24 लोगों की डेथ हो गई। बारिश आ रही थी तो लोगों ने शमशान घाट की छत के नीचे शरण ली, लेकिन ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा घातक सिद्ध हुआ। अभी देखो यूपी की सरकार ने कुछ कंपनसेशन अनाउंसमेंट कर दी है इन लोगों के लिए जिनकी डेथ हुई है, उनके परिवार के लिए। लेकिन देखो इनमें से ज़्यादातर लोग एकमात्र परिवार के ब्रेड विनर थे, मतलब जो रोजी रोटी थी वो इन्हीं लोगों के दम पर चल रही थी। तो क्या ये कंपनसेशन, मतलब कंपनसेशन जो दी गई है यूपी सरकार के द्वारा, वो कितने दिनों तक इन घरों की रोजी रोटी चला पाएगी? यूपी की सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, इंक्लूडिंग जूनियर इंजीनियर एंड कॉन्ट्रैक्टर। देखो ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं कि गिरफ्तार किए गए लोगों के ऊपर शायद रासुका लगाया जाए, यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया जाए। एक प्रकार से यूपी की सरकार के द्वारा डेटरेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ताकि फ्यूचर में इस प्रकार से करप्शन ना हो। क्योंकि देखो ये कहा जा रहा है शुरुआती तौर पर कि शमशान घाट की जो छत गिरी है इसका डिज़ाइन बेकार था, मटेरियल घटिया क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया था, इस वजह से छत गिर गई। तो डेटरेंस क्रिएट करके एक डर पैदा किया जाएगा ऑफिशियल्स में कि देखो आप करप्शन करोगे तो आपके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी, आपको गिरफ्तार भी किया जाएगा। लेकिन देखो आर्टिकल में ये कहा जाता है सिर्फ ये डेटरेंस क्रिएट करने से काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना होगा, एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, समय समय पर जो भी काम हो रहे हैं सरकार के उनका ऑडिट होना चाहिए। एक प्रॉपर सिस्टम को प्लेस करके ये इंश्योर किया जा सकता है कि सरकार जो भी काम करवा रही है वो क्वालिटी वाले हों। ये भी खबरें मिल रही हैं कि उस कॉन्ट्रैक्टर को मुरादाबाद में और भी काफ़ी सारे काम मिले हुए थे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बाकी कामों में भी इसी प्रकार से इंफीरियर मटेरियल का इस्तेमाल किया गया होगा। देखो हर साल जब भी मानसून आता है तो देश के काफ़ी हिस्सों से इस प्रकार से बिल्डिंग्स के कोलैप्स करने की खबरें आती हैं। 3 साल पहले तमिलनाडु के कोयम्बटूर में इस प्रकार का हादसा हुआ था, काफ़ी लोगों की जान चली गई थी। महाराष्ट्र के भिवंडी में बिल्डिंग डिजास्टर में 41 लोगों की डेथ हो गई थी पिछले साल सितंबर में। तब बॉम्बे हाई कोर्ट ने म्यूनिसिपल अथॉरिटी से क्वेश्चन भी पूछे थे कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि बिल्डिंग्स गिर जाती हैं और उससे पहले ही आप उन बिल्डिंग्स को खाली करने का आदेश नहीं देते। कोर्ट ने ये बोला था कि सिटीजन्स को देखो सेफ बिल्डिंग्स में रहने का अधिकार है आर्टिकल 21 के अंतर्गत, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप समय समय पे ऑडिटिंग करो और जो भी बिल्डिंग्स रहने लायक नहीं है आप नोटिस देके उनको खाली करवाओ। और देखो गाजियाबाद का हादसा जो हुआ ये तो पब्लिक बिल्डिंग में हुआ, मतलब ये पब्लिक अथॉरिटीज की जिम्मेदारी थी कि उस बिल्डिंग को मेंटेन करना। तो फिर
ये और भी ज़्यादा चिंता की बात है। देखो, बात सिर्फ यूपी की नहीं है। हमारे देश में वेरियस लेवल्स पर यह देखने को मिलता है कि अक्सर जो टेंडर हैं किसी प्रोजेक्ट के, वो पॉलिटिशियंस के कहने पर या फिर ऑफिशियल्स की मिली भगत से अपने पहचान के लोगों को दे दिए जाते हैं। उनमें पॉलिटिशियंस का भी हिस्सा होता है, इवन ऑफिशियल्स भी रिश्वत खाते हैं। देखो, वैसे आपको एक बात बताऊं, शायद आपको भी पता होगा कि आपके कुछ रिश्तेदार होंगे गवर्नमेंट ऑफिशियल में, जो ये काम होते हैं ना पब्लिक वाले, सबका हिस्सा तय होता है। जेई का नॉर्मली बताता हूँ, जेई का 5%, एसडीओ का 2.5%, उसके ऊपर एक्शन होते हैं उनका भी कुछ जैसे 2.5%, सबका हिस्सा तय होता है। मतलब प्रोजेक्ट अगर 1 लाख का है ना, तो 10,000 या फिर इससे ज़्यादा कमीशन तय होता ही है इन पब्लिक ऑफिशियल्स का। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर भी कमाता है। तो फिर कैसे ये पब्लिक प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। मतलब आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी अगर करता होगा इन डिपार्टमेंट से संबंधित, तो आप उनसे पूछ लीजिएगा। सबको पता है ऐसा होता है, फिर भी सरकार कुछ नहीं कर पाती। अगर कोई ठेकेदार मना कर दे कि नहीं मैं रिश्वत नहीं दूंगा, तो फिर ये लोग मतलब पब्लिक ऑफिशियल्स क्या करते हैं, ये बिल पास ही नहीं करेंगे। मतलब ठेकेदार का जो बिल है काम करने का वो रोक देंगे, छोटी छोटी गलतियां निकाल देंगे, 1 साल 2 साल लगा देंगे। तो फिर ठेकेदार के पास पैसे ही नहीं बचेंगे काम करने के लिए। तो उसको यूं लगता है कि जल्दी से बिल काम पास करवाने हैं तो कमीशन देना ही पड़ेगा। ये चलता है, हर जगह चलता है, सरकार को भी पता है, लेकिन फिर भी चलता रहता है, चलता रहता है। धीरे धीरे रिफॉर्म्स आ तो रहे हैं, लेकिन देखो स्पीड काफ़ी कम है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काफ़ी रिफॉर्म्स आए हैं। अब फेसलेस असेसमेंट का रिफॉर्म जो है ना, वो अच्छा है। मतलब कि अगर किसी पर्सन, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई नोटिस जारी करता है कि हाँ भाई आपने इनकम टैक्स अपना पूरा नहीं भरा है, तो पूरा जो सिस्टम है वो फेसलेस होगा। जिसको नोटिस जारी किया गया है, बंद हो जा भाई, जिसको नोटिस जारी किया गया है वो बात करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर से, लेकिन वो ऑफिसर लोकल नहीं होगा, उसको भी नहीं पता होगा ऑफिसर को मैं किससे डील कर रहा हूं। सारी जो प्रोसेस है वो फेसलेस होगी, तो करप्शन की संभावना कम हो जाती है। तो उसी प्रकार का काम इस पीडब्ल्यूडी में भी किया जा सकता है कि कोई ठेकेदार काम करवाता है, उसके बिल जो हैं वो ऐसे ऑफिसर के पास जाएंगे, पता भी नहीं होगा कि ठेकेदार को किस ऑफिसर के पास बिल गए हैं, और ऑफिसर भी इंस्पेक्ट कर लेगा लेकिन अपनी आइडेंटिटी जाहिर नहीं करेगा। देखो, कम से कम कोशिश तो की ही जा सकती है, अदरवाइज तो सिस्टम चले आ रहे हैं करप्शन के, और सरकारें कोशिश भी नहीं करती हैं कि हाँ भाई करप्शन को कम करने की कोशिश की जाए। एटलीस्ट देखो 10% पैसा कॉन्ट्रैक्टर जो है वो ऑफिशियल्स को नहीं देगा, तो उतना ही क्वालिटी मटेरियल इस्तेमाल करेगा प्रोजेक्ट में। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित। आगे हम एथिक्स का एक छोटा सा पोर्शन देख लेते हैं। इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है एथिकल कंसर्न्स एंड डिलेमास इन गवर्नमेंट। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो, हम डेली लाइफ में बहुत तरह के क्वेश्चंस का सामना करते हैं, जैसे एस्थेटिक क्वेश्चंस, आपको कौन सा कलर पसंद है, कौन सा खाना पसंद है, क्या कपड़े पहनना पसंद है, ये सब एस्थेटिक क्वेश्चंस हैं। मतलब इन क्वेश्चंस में सही या गलत की बात नहीं है। आपको लाल रंग पसंद है या फिर नीला पसंद है, क्या फ़र्क पड़ता है, आपकी चॉइस है, इसमें सही कुछ नहीं है, गलत कुछ नहीं है। इसके अलावा साइंटिफिक क्वेश्चंस से भी आपका सामना होता है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि प्रीलिम में जो पेपर 1 है ये कितने मार्क्स का होता है, अगर आप रिप्लाई करोगे 250, तो आपकी बात गलत है। ये साइंटिफिक क्वेश्चंस हैं, इनमें प्योरली ऑब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि जीएस का पेपर 1 प्रीलिम में 200 मार्क्स का है। अगर इसके अलावा कोई और आंसर देगा तो वो आंसर गलत हो जाएगा। तो ये प्योरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। जबकि देखो, तीसरे प्रकार के क्वेश्चंस जिनसे आपका सामना होता है वो हैं एथिकल क्वेश्चंस। एथिकल क्वेश्चंस में सही या गलत इन्वॉल्व होता है, जैसे कि कैपिटल पनिशमेंट। सब्जेक्टिविटी पर डिपेंड करता है, मतलब आपकी सोच कैसी है उस पर डिपेंड करता है आप क्या आंसर दोगे कि कैपिटल पनिशमेंट सही है या गलत है। फॉर एग्जाम्पल, यूथनेशिया सही है या गलत है, इसमें सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है। समझ गए? तो ये तीसरे टाइप के क्वेश्चंस हैं।
तो इन्हीं क्वेश्चंस पर हमारा फोकस है इस टॉपिक की डिस्कशन में। एथिकल डिलेमा देखो वो सिचुएशन होती है जब किसी पर्सन को दो कॉम्पिटिटिंग वैल्यूज में से किसी एक को चुनना पड़ता है। बिल्कुल सिंपल से सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं। मान लीजिए आप डीएम हो और आपके ऑफिस में 200 किलोमीटर दूरी की यात्रा तय करके एक बहुत ही बूढ़ा सिटीजन आया है अपनी पेंशन बनवाने के लिए। बहुत दूर से आया है, मतलब किराए पे भी पैसे नहीं थे लेकिन किसी से उधार लेके आया है अपनी पेंशन बनवाने के लिए। आप उस बूढ़े व्यक्ति से मिलते हो, वो बूढ़ा व्यक्ति आपसे गुहार लगाता है कि मेरी पेंशन आप प्लीज बनवा दीजिए। जब आप डॉक्यूमेंट्स का पूछते हो तो वो बूढ़ा व्यक्ति डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाता। वो कहता है कि मेरा अभी तक आधार कार्ड नहीं बना है। नहीं, अभी तक मतलब मेरा आधार कार्ड बना ही नहीं है और बनने में समय लगेगा। तो उस समय आपके सामने जो सिचुएशन पैदा होगी वो एथिकल डायलेमा वाली होगी। क्यों? क्योंकि देखो, एक तरफ ऑब्जेक्टिविटी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए पेंशन बनवाने के लिए वो डॉक्यूमेंट बूढ़ा व्यक्ति नहीं दे पा रहा है रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिविटी के अकॉर्डिंग आप अलाउ नहीं कर सकते कि उस पर्सन की पेंशन स्टार्ट हो जाए। बट दूसरी तरफ देखो, कंपैशन की वैल्यू है। आपको बिल्कुल तरस आ रहा है कि वो बूढ़ा व्यक्ति जो ठीक से चल भी नहीं पाता 200 किलोमीटर की यात्रा तय करके आया है, पैसे उधार लेके आया है, साफ साफ दिख रहा है कि वो पर्सन पेंशन डिजर्व करता है, लेकिन आधार कार्ड ना होने की वजह से उस पर्सन की पेंशन अभी के अभी स्टार्ट नहीं हो सकती। अब देखो, आपके माइंड में इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आए होंगे कि डीएम को ये करना चाहिए, बिल्कुल सुविधा के साथ उस पर्सन को वापस भेज देना चाहिए, लेकिन उस पर्सन की जो फाइल है वो जल्द से जल्द कंप्लीट होनी चाहिए, या फिर एक दिन की उस पर्सन की रुकने की व्यवस्था कर देनी चाहिए ताकि कल आधार कार्ड बन जाए और उसके बाद पेंशन बन जाए। ये सारी चीज़ें तो देखो केस स्टडी में आप लिखोगे ही, लेकिन यहाँ पे एथिकल डिलेमा की बात है कि एथिकल डिलेमा का सामना करना पड़ेगा उस डीएम को। एक तरफ ऑब्जेक्टिविटी है, भाई रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से काम करना है, दूसरी तरफ कंपैशन की वैल्यू है। तो एथिकल डिलेमा यही सिचुएशन होती है जब आपको दो कॉम्पिटिटिव वैल्यूज में से एक का चुनाव करना पड़ता है। मतलब एथिकल डिलेमा की सिचुएशन देखो, वो सिचुएशन है कि जब वैल्यूज के बीच में आपस में कंफ्लिक्ट देखने को मिलता है कि कौन सी वैल्यू का चुनाव किया जाए। दोनों वैल्यूज अपने आप में इक्वली जस्टिफिएबल हैं। मतलब इस केस में आप ऑब्जेक्टिविटी को भी जस्टिफाई कर सकते हो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से काम करना है, फैक्ट्स के बेसिस पे काम करना है। दूसरा, आप कंपैशन को भी जस्टिफाई कर सकते हो। तो ये दूसरी कंडीशन है। पहली कंडीशन कौन सी थी? वैल्यू कन्फ्लिक्ट होना जरूरी है। और दूसरी कंडीशन कौन सी है? दोनों वैल्यूज इक्वली जस्टिफिएबल हो। और तीसरी कंडीशन कौन सी है? सिग्निफिकेंट रिपरकशन होने चाहिए। ये तीसरी कंडीशन है। मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूं। मान लीजिए डीएम अलाउ कर देते हैं कि उस पर्सन की पेंशन स्टार्ट कर दी जाए बिना राशन कार्ड के, बिना आधार कार्ड के। तो कल को देखो इंक्वायरी बैठ सकती है कि आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ जाके कैसे काम किया। और अगर मान लीजिए डीएम अलाउ नहीं करते हैं तो कल को देखो डीएम की अपनी भी कंसाइंस हैं, उनको अंतरात्मा को जवाब देना है कि ये बूढ़ा पर्सन इतनी मुश्किलों का सामना करके आया था और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सका। तो दोनों केसेस में रिपरकशंस का सामना डीएम को करना पड़ेगा। तो ये हमने एक एग्जाम्पल की सहायता से समझा एथिकल डिलेमा होता क्या है। 3 कंडीशंस आप लिख लीजिए, हो सकता है इन स्लाइड्स में ना मिले। सबसे पहली कंडीशन, वैल्यू कन्फ्लिक्ट होना जरूरी है। दूसरी कंडीशन, दोनों वैल्यूज या फिर 2 से अधिक वैल्यूज जिनके बीच में भी कन्फ्लिक्ट है वो इक्वली जस्टिफिएबल हैं। और तीसरी कंडीशन, रिपरकशंस होने चाहिए एक वैल्यू को चूज करने के लिए। अगर आप एक वैल्यू को चूज करते हो, दूसरी वैल्यू को कॉम्प्रोमाइज करते हो, तो इसके रिपरकशंस का सामना आपको करना पड़े। तो अगर ये 3 कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो मतलब एथिकल डिलेमा का सामना आप कर रहे हो। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।